नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं और इस क्रम में हमारी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी गतिमान है। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने क्लास 9th और 10th को कंप्लीट कर लिया है और आपकी 11th क्लास की बुक भी बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाली है। इस बुक में टोटल 10 चैप्टर हैं। आज हम इसका 7वां चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप ये मान करके चल सकते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा, आपकी 11th क्लास की बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में सीधे हम 12th क्लास की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के विषय में, जिसे आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ से आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जितनी भी एनसीईआरटीज़ की ज़रूरत होती है, उन सभी एनसीईआरटीज़ की समरी तो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। इन एनसीईआरटीज़ के साथ साथ में जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक हैं उनको भी मैं आपको यहाँ से कंप्लीट कराऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो 12th क्लास की हमारी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी है उसके साथ साथ में जो स्टैंडर्ड बुक होती है इकोनॉमिक की, वो भी मैं आपको इसके साथ ही कंप्लीट करा दूंगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इस पूरी सीरीज़ को देखने के बाद में आपका इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस, चाहे वो प्री के पर्सपेक्टिव से हो चाहे मेंस के पर्सपेक्टिव से हो, समाप्त हो जाएगा। फिर आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि जो करंट की चीज़ें होंगी उनसे इस पूरी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को अपडेट करते रहना है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रोजगार समृद्धि, अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे। आज हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ पर। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की कंडीशन क्या है, अनौपचारीकरण पर बात करेंगे। अनौपचारीकरण ये टर्म आपको थोड़ा सा नया लग रहा होगा अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, लेकिन आपने अगर पूरी एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ देखी है, यानी इकोनॉमिक्स की जो हम 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो अगर आपने पूरा देखा है तो इस शब्द के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि हमने पिछली क्लासेस में 2 टॉपिक्स पे बात की थी, संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक। ठीक है, मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ भूमिका बनाने में, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, लेकिन हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जो समझदार व्यक्ति होगा वो इस चीज़ को समझेगा कि हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो केवल प्री के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ रहे। आप अगर थोड़े से भी सीरियस हैं और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे, अगर आप मेंस के क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे जो इन टॉपिक से पूछे गए हैं, जो इन सेक्टर से पूछे गए, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें जिन पर मैं टाइम ले रहा हूँ ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मेंस में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा चीज़ों को समझते हुए चलना है। आपको यही नहीं पता होगा कि अनौपचारीकरण होता क्या है, तो आप उत्तर कहाँ से लिखेंगे। ठीक है, तो अनौपचारीकरण, जैसे मैंने आपको संगठित और असंगठित क्षेत्रक के बारे में बताया था, तो आपको पता होगा। नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आगे जब भी हम चीज़ों को समझते हुए चलें तो कोई दिक्कत आपको पैदा ना हो। संगठित क्षेत्रक एक तरीके से वो क्षेत्रक होता है जहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उनको नियमित रूप से वेतन मिलता है। ठीक है, नियमित रूप से उनको काम मिलता है और वेतन के साथ साथ में उसको और भी अन्य सुविधाएं मिलती हैं। जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, वो नियमित रूप से काम पे जाता है, नियमित रूप से उसको सैलरी मिलती है। सैलरी के साथ साथ में और भी बहुत सारी सुविधाएं उसको मिलती हैं, जैसे स्वास्थ्य की सुविधाएं उसको प्रदान की जाती हैं, उसको पेंशन दी जाती है, उसके फ्यूचर के लिए फंड की व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो असंगठित क्षेत्रक है वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती। ना तो वहाँ पे नियमित रूप से काम होता है, ना ही नियमित रूप से सैलरी मिलती है, और ना ही सैलरी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप मिलती है। और बाकी की जितनी अन्य सुविधाएं होती हैं उनकी तो वहाँ पर बात की ही नहीं जा सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें सब टॉपिक आता है आपका रोजगार एवं श्रमिक। तो रोजगार या श्रमिक के बारे में बात करने से पहले आपको समझना है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं, वो क्या होती हैं। पर आर्थिक क्रियाएं अगर आप समझ पाए, इसके बाद में श्रमिक और रोजगार को आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, जीडीपी मैंने आपको बताया था और आपको मैंने जीएनपी भी बताया। तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है हमारा, उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले जितने भी एक्टिविटी होती हैं, हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको हम बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। और जो व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में लगा हुआ होता है, मतलब काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं श्रमिक। बेसिकली श्रमिक को हम 3 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, जो हमें 11th क्लास की एनसीईआरटी बताती है। एक होते हैं आपके स्थायी श्रमिक, एक होते हैं आपके अस्थायी श्रमिक, और एक होते हैं आपके स्वनियोजित श्रमिक। स्थायी श्रमिक कौन से होते हैं? जिनको स्थायी रूप से काम मिलता है। ठीक है, यानी वर्ष के 12 महीने वे लोग काम करते रहते हैं, उनके पास रोजगार होता है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट होता है। अस्थायी श्रमिक वे श्रमिक होते हैं जो रेगुलरली काम नहीं करते हैं। जब भी कहीं पे काम आता है तो उनकी आवश्यकता महसूस होती है तो उनको काम पे लगाया जाता है, लेकिन इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि क्या इनको वर्ष भर
काम मिलेगा। तो इस चीज़ की कोई गारंटी इस ग्रुप में नहीं होती है, तो ये अस्थायी श्रमिक होते हैं। स्वनियोजित श्रमिकों के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत काम नहीं करते हैं, वो खुद का अपना काम करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप कोई परचून की दुकान चलाते हैं, या आप मान करके चलिए आप अपनी कोई दुकान चलाते हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप स्वनियोजित हैं, आप किसी के नीचे काम नहीं कर रहे हैं। तो ये तीसरी कैटेगरी होती है। कुछ आंकड़े यहाँ पे देखते हैं। 2011-12 में भारत की कुल जो श्रम शक्ति थी, मतलब भारत का जो लेबर फोर्स, वर्क फोर्स जितना था, वो टोटल था आपका 473 मिलियन। और 473 मिलियन में से पुरुषों की संख्या थी 70%, और पुरुषों के अलावा जो महिलाएं हैं, इसके साथ साथ में बाल श्रमिकों में मुख्य रूप से पुरुष बाल श्रमिकों की बात हो रही है। जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं या लोग हैं, वो भी जो है काम पे लगे होते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स में ये देखा गया है। तो 70% ओवरऑल पुरुष, और 30% में 18 वर्ष से कम के कुछ बच्चे जिन्हें हम बाल श्रमिक कह सकते हैं, इसके साथ साथ महिलाएं, ये ग्रुप मिला करके 30% था। ठीक है, पूरे 473 मिलियन की बात हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझने की जरूरत है कि इस श्रम शक्ति में, इस लेबर फोर्स में, इस वर्क फोर्स में जो हमारा ग्रामीण श्रम बल था वो 75% था, और शहरी श्रम बल जो था वो 25% था। आपने यहाँ पर दो चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा कि जो भारत की कुल श्रम शक्ति है उसमें पुरुषों का जो पार्टिसिपेट है वो ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। और ये कम क्यों है, या फिर ग्रामीण श्रम बल ज़्यादा है और शहरी श्रम बल कम है, ये इन दोनों में क्या इसके पीछे के रीजंस हो सकते हैं, तो इसी चैप्टर में इनके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो यही है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। ठीक है, रोजगार समृद्धि। तो इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आपको इन सभी कारणों के बारे में यहाँ से पता चलेगा। महिला श्रमिकों की बात करें तो महिला श्रमिक अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करेंगे तो कुल श्रम बल जो भी है हमारा, उसका 1/3 है महिलाओं की संख्या, और शहरी क्षेत्र में कुल श्रम बल का 5वां हिस्सा है या 20% है। यानी आप यहाँ से एक चीज़ देखिए कि जो महिला श्रमिक हैं ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम बल का लगभग 33% के आसपास है, और शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं काम करने वाली, जो श्रमिक के रूप में काम कर रही हैं, वो कुल श्रम बल का 20% है। यानी एक चीज़ यहाँ से आपको पता चली कि महिला श्रमिकों की संख्या शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि शहरों में रोजगार के अवसरों की थोड़ी सी अधिकता रहती है, मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए गांव की अपेक्षा। और इसके पीछे भी रीज़न ये है कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं वो थोड़ा एजुकेशन की तरफ ध्यान देते हैं, स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों का अभाव होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब शहरी क्षेत्रों में लोग एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, तो वहाँ के पुरुषों को आसानी से काम मिल जाता है। और हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ये देखा गया है कि जहाँ पर पुरुष की इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है, वहाँ पर महिलाओं को काम करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। मतलब जैसे मान करके चलिए, आप अपना या मेरा उदाहरण लेके चल सकते हैं। जैसे आपकी कोई अच्छी खासी जॉब लगी हुई है, आपको 50, 60, 70 हज़ार रुपये कहीं पर सैलरी मिल रही है, तो आप नहीं चाहेंगे, जनरली आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि हमारे घर की जो महिला है या आपकी वाइफ है वो कहीं काम करने ना जाए। तो ये कहीं ना कहीं थिंकिंग रहती है शहरी क्षेत्र में। इसी वजह से जो महिला श्रमिकों की संख्या है वो शहरों में कुल श्रम बल का देखा गया है तो 20% के आसपास है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से काफ़ी कम है। महिलाओं की श्रम में भागीदारी का कारण, एक तो कारण मैंने आपको ये बताया कि शहरी क्षेत्रों में एक तो ये सिचुएशन होती है कि जब अच्छी इनकम मिल रही है तो महिलाओं को हतोत्साहित किया जाता है काम करने के लिए। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न यहाँ से आप इसको समझेंगे कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी जनरली चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की अपेक्षा कम देखी जाती है। इसका एक बड़ा रीज़न है कि ज़्यादातर महिलाएं घरेलू कार्यों में संलग्न रहती हैं, मतलब गृहिणी का काम जो है वो करती हैं। और जो घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं होती हैं उनको जनरली हम श्रमिक वर्ग में कंसिडर नहीं करते। यानी मान के चलिए आपके घर में महिलाएं हैं, हमारे घर में महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो भी घरेलू कार्य कर रही हैं, यानी आपका जो भी खाना पीना बना रही हैं, घर की साफ सफाई कर रही हैं, तो उनको हम श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं करते। और श्रमिक वर्ग में शामिल न करने के पीछे का रीज़न है क्योंकि उनको उस कार्य के लिए कोई भी वेतन नहीं दिया जाता, कोई भी भुगतान नहीं दिया जाता। जैसे आपकी माँ रोटी बना रही हैं, आपकी वाइफ रोटी बना रही हैं, आपकी सिस्टर रोटी बना रही हैं, तो उसके लिए उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो जब भुगतान नहीं हो रहा है तो उनको लेबर फोर्स में शामिल नहीं किया जाता, मतलब श्रमिक वर्ग के अंतर्गत उनको काउंट नहीं किया जाता। हालांकि ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं सही भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर का कोई व्यक्ति अगर बाहर काम करने जा पा रहा है तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है। अगर वो उसको टाइम से खाना बना के नहीं देंगे तो वो शायद काम नहीं कर पाएंगे या काम पे नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो
दोनों चीज़ें, जब महिलाओं और पुरुषों दोनों की बात आती है तो कहीं न कहीं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को समझना चाहिए। और बहुत से अर्थशास्त्री भी इस बात को कहते हैं कि जो घरेलू कार्यों में संलग्न महिलाएं हैं उनको भी श्रमिक वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, लोगों की रोजगार में भागीदारी, ठीक है, इसके ऊपर देखते हैं। श्रमिक जनसंख्या अनुपात को समझना पहले जरूरी है, उसके बाद में हम भागीदारी के ऊपर बात करेंगे। एक टर्म आता है एनसीईआरटी में, श्रमिक जनसंख्या अनुपात। ये क्या है, इसको हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं, श्रमिक जनसंख्या अनुपात को हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो अगर पूरी जो हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल हमारी जो जनसंख्या है उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम नहीं करते हैं। तो भारत में कार्य करने वाले जो कुल श्रमिक हैं, ठीक है, उनकी संख्या को कुल जनसंख्या से भाग दे करके 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमको श्रमिक जनसंख्या अनुपात मिल जाता है। समझने की बात क्या है कि अगर श्रमिक जनसंख्या अनुपात अधिक है, इस फॉर्मूले के बेस्ड पर जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात हम काउंट कर रहे हैं, अगर वो श्रमिक जनसंख्या अनुपात अधिक है तो इसका मतलब क्या माना जाएगा, इसका मतलब ये माना जाएगा कि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो काम में अधिक भागीदार है, भागीदारी उसकी काम में ज़्यादा है। तो इस चीज़ का यह संकेत देता है। ठीक है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात। अगर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कम है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं है। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें लोगों की जो भागीदारी है वो कैसी है, कम है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। उच्च आय के अवसरों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में उच्च आय के अवसर जनरली कम होते हैं अगर कंपैरेटिवली देखा जाए शहरी क्षेत्र से। शहरी क्षेत्र में उच्च आय के अवसरों की अधिकता होती है और ग्रामीण क्षेत्र में उच्च आय के अवसरों की कमी होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की बात की जाए या ट्रेनिंग की बात की जाए, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, तो इसमें लोगों की भागीदारी भी कम होती है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, मैंने इसी वजह से, ये बहुत बड़ा पैराग्राफ था, मैंने उसको सिर्फ इसी कह सकते हैं फ्लो चार्ट की सहायता से छोटे रूप में इसको समाहित करने का प्रयास किया है। और ये चीज़ें आपको यहाँ से सीखनी है, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना सीखना है। और फ्लो चार्ट का प्रयोग जब अपने आंसर में आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर आपका थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनेगा। तो यहाँ से ये चीज़ें सारी आप थोड़ा सा इसका आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। तो उच्च आय के अवसर ग्रामीण क्षेत्रों में कम क्यों होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण में लोगों की भागीदारी कम होती है। शहरी क्षेत्रों में उच्च आय के अवसर ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग एजुकेशन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, ट्रेनिंग पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, स्किल डेवलपमेंट पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की श्रम शक्ति की भागीदारी अधिक है। इसके ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी। ठीक है, आर्थिक कार्यों में महिलाओं की भागीदारी अगर रूरल क्षेत्र में देखा जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो 25% है। ठीक है, 75% मतलब लोग जो हैं वो आर्थिक कार्यों में संलग्न हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 25% महिलाएं। शहरी क्षेत्रों में देखेंगे तो महिलाओं की संख्या 15% है केवल, और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको पहले ही डिस्कस करके बता चुका हूँ कि शहरी क्षेत्रों में जब उच्च आय के अवसर होते हैं, पुरुष की जब आय ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं महिलाओं को काम करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। ठीक है, पुरुष वर्ग की उच्च आय जो होती है महिला की कार्यशक्ति को क्या करती है, हतोत्साहित करती है। अब अगला टॉपिक आता है आपका स्वनियोजित और भाड़े के श्रमिक। जो अपने उद्यम के स्वामी हैं, मतलब अपना कोई भी काम कर रहे हैं, अपनी कोई दुकान चला रहे हैं, अपना कोई भी उनका बिजनेस है, जो अपना खुद का उद्यम चला रहे हैं, अपने उद्यम के मालिक हैं, उन्हें स्वनियोजित कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई सीमेंट की दुकान का मालिक है तो वो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, स्थायी श्रमिक, अस्थायी श्रमिक या स्वनियोजित श्रमिक, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्वनियोजित श्रमिक बोलेंगे। निर्माण मजदूर या अनियत श्रमिक जो होते हैं, ठीक है, भाड़े के मजदूर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो होते हैं जो निर्माण कार्यों में संलग्न होते हैं, जिनको कि रेगुलरली मजदूरी नहीं मिलती है, रेगुलरली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, रेगुलरली रोजगार नहीं मिलता है, तो अनियत मजदूरी वाले जो श्रमिक होते हैं इनको हम निर्माण मजदूर कहते हैं या भाड़े के श्रमिक कहते हैं। पूरे देश में देखा जाए तो मैक्सिमम संख्या जो आजीविका के प्रमुख स्रोत के रूप में देखी जाती है तो वो स्वरोजगार है। अनियत रोजगार में महिलाओं का अंश जो है वो पुरुषों से अधिक है। 24 से लेकर के 27% के आसपास जो है महिलाएं अनियत रोजगार में संलग्न है। अनियत रोजगार में बात करी जा रही है यहाँ पे कंपैरेटिवली पुरुषों और महिलाओं की दोनों को देखेंगे तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं अनियत रोजगार में जो है संलग्न है। देश के 23% पुरुष और 21% महिलाएं जो हैं वो कैसी हैं, नियमित वेतन भोगी हैं। नियमित वेतन भोगी का मतलब वो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहां पर उनको रेगुलरली पे किया जा रहा है, मंथली सैलरी उनको मिल रही है और वर्ष के 12 महीने उनको काम मिल रहा है, तो वो नियमित वेतन भोगी के अंतर्गत कंसीडर किया जाएंगे। तो पुरुषों में ये संख्या जो है वो 23% है कुल श्रम बल का, और महिलाओं में ये संख्या जो है वो 21% है। ठीक
ठीक है। अब ग्रामीण और शहरी श्रम बल का वितरण आप इस चार्ट की सहायता से यहाँ पे देख सकते हैं। एक साइड में जो पहला वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये शहरी श्रमिकों को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वाला ये ग्रामीण श्रमिकों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके संकेतकों को समझना जरूरी है। सबसे पहले जो सीधी वाली लाइन है वे ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हैं जो स्वयं कार्यरत हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, स्वनियोजित वाले। इसके बाद में जो आपका ये वाला जो है ये आपको दिखा रहा है आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारियों को। आकस्मिक मतलब जो कि आवश्यकता पड़ने पर, ज़रूरत पड़ने पर उनको पैसा दिया जा रहा है, किसी काम को करवाया जा रहा है। तो इसमें जो है रेगुलर वेतन वाले लोग शामिल नहीं हैं। और ये वाला जो है ये नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों को दिखा रहा है। तो यहाँ पर दोनों में तुलनात्मक रूप से हम देखेंगे। देखिए शहरी श्रमिकों में आपने देखा है कि यहाँ पर जो है आपका आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम है। देखिए यहाँ पर 38% श्रमिक ऐसे हैं जो आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारी के अंतर्गत आ रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 58%। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में यहाँ से आप ये इजीली समझ पाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को नियमित रूप से रोजगार नहीं मिल पाता है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों की संख्या है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से शहरी क्षेत्रों में आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारियों की संख्या कम है। अब यहाँ पर हमको देखना है नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों को। तो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी देखेंगे शहरों में 47% लोग जो हैं वो रेगुलर बेसिस पर उनको सैलरी मिल रही है, रेगुलर बेसिस पर उनको काम मिल रहा है। और ये संख्या अगर आप गांवों में देखेंगे तो केवल 13% आपको दिखाई देगी, ठीक है। और इनके पीछे के रीजंस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि ऐसा क्यों है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे जो सेल्फ एम्प्लॉय की बात की जाएगी तो शहरी क्षेत्रों में ये संख्या 15% है। टोटल श्रम बल जो है शहरों का उसकी 15% जनसंख्या कैसी है, जो स्वयं कार्यरत है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, स्वनियोजित है। और ग्रामीण क्षेत्रों में टोटल पूरे ग्रामीण श्रम बल का 29% लोग ऐसा है जो कि जो आपका स्वयं कार्य कर रहा है, स्वनियोजित तरीके से जो है कार्यों में संलग्न है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने देखी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोग कैसे हैं, एक तो आपके आकस्मिक पारिश्रमिक कर्मचारी हैं जिनको आवश्यकता पड़ने पर ही काम मिलता है, वर्ष के 12 महीने काम नहीं मिल पाता है। और दूसरा जो सबसे बड़ा नंबर है वो ऐसे लोगों का है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, स्वनियोजित है, अपना कोई दुकान चला रहे हैं, अपना कोई भी हस्तशिल्प का काम कर रहे हैं, अपना कोई भी धंधा कर रहे हैं, ठीक है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के श्रम बल के वितरण को यहाँ से समझ सकते हैं। 2019 का डाटा है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको कुछ भी अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जितनी चीज़ें मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ उसको देखते चलिए। और जिस साल आप एग्ज़ाम देंगे, मैं खास करके मेंस की बात कर रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी मेंस में ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जिस साल आप एग्ज़ाम देंगे उस साल आपको ये करना है कि जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, जितने भी डेटा आते हैं, उन डेटा को यहाँ पर अपडेट कर देना है। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, रोजगार का वितरण, ठीक है, श्रम बल का वितरण, और भी जो चैप्टर्स हमने करे उसमें जितना डेटा दिया गया उसको आप लेटेस्ट डेटा से अपडेट कर लीजिएगा और इतने में आपका जो है यहाँ से काम हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं फर्मों, कारखानों और कार्यालयों में रोजगार की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं के विभाजन को समझेंगे। आर्थिक क्रियाओं के विभाजन को मैंने आपको पहले भी बताया थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पर और थोड़ा सा अच्छे से बताने का प्रयास करूँगा। आर्थिक क्रियाओं को जनरली हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आता है विशेष रूप से आपका एग्रीकल्चर और माइनिंग वगैरह, खनन वगैरह का जो काम है वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और प्राइमरी सेक्टर इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो भी हमको चीज़ें प्राप्त होती हैं, जो भी रॉ मटेरियल प्राप्त होता है वो किसके लिए काम करता है, वो सेकेंडरी क्षेत्रक के लिए कच्चे माल के रूप में यूज़ होता है। क्योंकि सेकेंडरी क्षेत्रक जो है हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है। विनिर्माण क्षेत्र किसको कहा जाता है, तो इसमें जनरली सेकेंडरी क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले आती है, विनिर्माण, ठीक है, फैक्ट्री उद्योग वगैरह वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, आपकी विद्युत हो गई, गैस हो गई और जल प्रबंधन से जुड़ी हुई चीज़ें वो आपकी सेकेंडरी क्षेत्रक में आती हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते हैं, निर्माण कार्य जो होते हैं, वो भी सेकेंडरी क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। टर्शरी सेक्टर में आता है आपका परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, भंडारण से जुड़ी हुई चीज़ें, स्टोरेज, सेवाएं, सर्विसेज, कॉमर्स, वाणिज्य, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से अगर तीनों इन सेक्टर्स को नाम दिया जाएगा तो इसको प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। ये कृषि और उससे जुड़ी हुई चीज़ों से संबद्ध होता है। सेकेंडरी सेक्टर विनिर्माण क्षेत्रक होता है, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्रक भी इसको कह देते हैं हम कभी कभी। और टर्शरी सेक्टर जो होता है प्रमुख रूप से इसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर जॉब प्रोफाइल वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझनी है कि जो लेबर होता है, श्रम बल जो होता है,
जो श्रमिक होते हैं, वो श्रमिक यहाँ से आप देखेंगे इस फ्लो चार्ट की सहायता से, जैसे जैसे श्रमिकों का जो फ्लो है वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की तरफ होता है। जो आपका श्रम बल है, जो काम करने वाले लोग हैं, जो श्रमिक हैं, वो जैसे जैसे प्राइमरी सेक्टर से कम होते हुए सेकेंडरी सेक्टर यानी विनिर्माण क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, फैक्ट्री वाले एरिया में और सर्विस सेक्टर की तरफ उनका जब फ्लो होता है तो ऐसा माना जाता है इकोनॉमी ग्रो हो रही है। ठीक है, तो लेबर का जो फ्लो है वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ यहाँ पे होता है। तो धीरे धीरे आगे मैं आपको एक कार्यबल का वितरण बताऊंगा यहाँ पर एक चार्ट की सहायता से। उसमें आप देखेंगे जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद में 1951-52 के आसपास जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें बहुत सारे लोग थे। सेकेंडरी सेक्टर तो और जो सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, वो हमारा इतना ज़्यादा डेवलप्ड था नहीं, इतना ज़्यादा विकसित था नहीं। फिर धीरे धीरे वर्तमान समय तक जब हम आते हैं उस पूरी विकास यात्रा की जब हम देखते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि धीरे धीरे कृषि क्षेत्र का जो श्रमिक है वो धीरे धीरे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरफ उसका फ्लो हुआ है। यानी धीरे धीरे सर्विस सेक्टर बढ़ा है, धीरे धीरे जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भी बढ़ा है। तो जब बढ़ा है तो आप मान सकते हैं कि 1950 में जो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन थी, 1950-60 में जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, उससे आज की डेट में जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो बेहतर है। बेहतर क्यों है? क्योंकि जो लेबर फोर्स है उसका फ्लो हुआ है सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, टर्शरी सेक्टर की तरफ, द्वितीयक क्षेत्र की तरफ और तृतीयक क्षेत्र की तरफ। ठीक है, हालांकि हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते क्योंकि हमने पिछले 2-3 चैप्टर्स में ये भी देखा है कि हमने अर्थव्यवस्था में अपने में प्रगति तो करी है, अर्थव्यवस्था का हमारी का विकास तो हुआ है, लेकिन जितनी ज़्यादा संख्या में प्राइमरी सेक्टर से जो काम करने वाले लोग थे उनका प्रवाह सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ होना था, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ठीक है, यानी आज भी अब देखेंगे तो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, हमारी जितनी भी जनसंख्या है, उसमें ज़्यादातर जनसंख्या की जीविका का जो आधार है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, कृषि और उससे जुड़ा हुआ सेक्टर है। ठीक है, तो हालांकि तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास तो हुआ है, लेकिन हम अभी उस स्थिति में नहीं है कि जब हम ये कह सकते हैं कि हम जो है अपने सर्विस सेक्टर को बहुत ऊपर ले जा चुके हैं, हम अपने औद्योगिक क्षेत्र को बहुत ऊपर ले जा चुके हैं। तो हम उस स्थिति में अभी नहीं पहुंचे हैं, और उस स्थिति में हम अभी नहीं पहुंचे तभी हम ये कहते हैं कि भारत एक विकासशील देश है, भारत को भी विकसित देश नहीं कहा जाता है। ठीक है, उद्योगों में कार्यबल का वितरण 2017-18 का डाटा है, 2019 में ये जो है वो आया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो प्राथमिक क्षेत्रक है, प्राथमिक क्षेत्रक में जो कार्यबल है वो लगभग 44.6% है, टोटल की बात मैं कर रहा हूँ। द्वितीयक क्षेत्रक में देखेंगे तो लगभग 24.4% लोग द्वितीयक क्षेत्रक में काम कर रहे हैं, विनिर्माण क्षेत्रक में काम कर रहे हैं। और सर्विस सेक्टर जो है इसमें यानी जो नियमित रूप से रोजगार और सर्विस सेक्टर यानी जो नौकरी पेशा लोग हैं उनकी संख्या जो है वो 31.8% है। अब इसमें देखेंगे आप किसके हिसाब से, ग्रामीण और शहरी के हिसाब से। तो यहाँ पे देखेंगे प्राथमिक क्षेत्रक में अभी भी यानी ग्रामीण क्षेत्रक में जो है प्राथमिक क्षेत्रक के कार्यबल की संख्या शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ज़्यादा है। प्राथमिक क्षेत्रक में जहां 60% लोग यानी ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत 60% ग्रामीण जो है वो लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले लोगों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत कम है, 6.6% ओनली। ठीक है, और इसमें से भी पुरुष महिलाओं को देखेंगे तो प्राथमिक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही द्वितीय क्षेत्रक में देखेंगे तो 20.4% जो है ग्रामीण लोग जो है द्वितीय क्षेत्रक में लगे हुए हैं, और 34.3% लोग जो है वो शहरी क्षेत्र के ऐसे हैं जो द्वितीय क्षेत्रक में लगे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री का विकास गांवों में बहुत कम होता है, शहरी क्षेत्र में ही जो है उद्योग धंधे लगते हैं, फैक्ट्रियां निर्माणी वगैरह वो सब शहरों में होती हैं। तो इस वजह से शहरों की कार्यबल की संख्या जो है द्वितीय क्षेत्रक में ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी फैक्ट्री आपने कहीं पर देखी है? नहीं दिखाई देंगी। तो इस वजह से ये जो श्रम बल है ग्रामीण क्षेत्रों का यहाँ पर कम देखने को मिलता है। और इसी तरीके से तृतीय क्षेत्रक में देखेंगे आप तो क्योंकि तृतीय क्षेत्रक में शहरी क्षेत्रों की शहरी लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। शहरी लोगों की संख्या ज़्यादा क्यों होगी? क्योंकि शहरों में थोड़ा सा एजुकेशन का सिस्टम बढ़िया है, ठीक है, ट्रेनिंग का सिस्टम बढ़िया है, लोगों को प्रशिक्षण अच्छी अच्छी चीज़ों में दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब उनको आसानी से सुलभ हो जाती हैं तो उनको कोई भी ना कोई नौकरी भी आसानी से मिल जाती है। तो शहरी क्षेत्रों के लोग जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा तृतीय क्षेत्रक में ज़्यादा रूप से काम कर रहे हैं। लगभग 60% इनकी संख्या है जो शहरी हैं, और ग्रामीण लोगों की संख्या केवल 20% के आसपास है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस कार्यबल के वितरण को समझ सकते हैं।
आगे देखते हैं समृद्धि और परिवर्तनशील रोजगार संरचना जो हमारी है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे 1960 से लेकर के 2010 की जो भी अवधि थी उसमें भारत में जीडीपी में सकारात्मक वृद्धि हुई है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, हमारी जीडीपी ने ग्रोथ किया है। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट यह है कि ये जो समृद्धि है रोजगार की वृद्धि दर से अधिक रही है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने जो हमारी जीडीपी थी, हमने जीडीपी को तो ग्रो किया, हमारी जीडीपी में वृद्धि तो हुई, लेकिन जिस हिसाब से जीडीपी में वृद्धि हुई उस हिसाब से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट थी वो नहीं बढ़ी। यानी हमारी जीडीपी में सकारात्मक वृद्धि तो हुई है, लेकिन हमारी रोजगार वृद्धि दर अभी भी कैसी है? कम है। हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो 1990 के आसपास आपका जो टाइम आता है 1990-91 के आसपास, वो आता है आपका आर्थिक सुधारों का, इकोनॉमिक रिफॉर्म का टाइम आता है। तो उस टाइम पर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी 90 के दशक में, 90 के दशक के अंतिम वर्षों की बात की जाए, जिससे उस सिचुएशन को जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने रोजगारहीन समृद्धि का नाम दिया था। ये रोजगारहीन समृद्धि क्या होती है कि रोजगार की समृद्धि के बिना, यानी आपने रोजगार जनरेट नहीं की, आपने नौकरियों का विकास नहीं किया, आपने नौकरी जनरेट नहीं करी, लेकिन वस्तु और सेवाओं का अधिक उत्पादन किया। और वस्तु और सेवाओं के अधिक उत्पादन से आशय क्या है? जीडीपी में वृद्धि, क्योंकि जीडीपी का मतलब ही क्या है? जीडीपी का मतलब है एक वर्ष के अंतर्गत देश के निवासियों के द्वारा देश के अंदर जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उनका जो मौद्रिक मूल्य है, मॉनेटरी वैल्यू है, उसे ही हम जीडीपी कहते हैं। इसको हम 12th क्लास में और अच्छे तरीके से विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 90 के दशक में क्या कंडीशन हुई? क्योंकि हम 1960 से अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो करते हुए चले आ रहे थे, अर्थव्यवस्था में विकास के जो कार्य होते हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको करते चले आ रहे थे। तो हमने अपनी जीडीपी में तो ग्रोथ कर ली, अपने वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो कर लिया, लेकिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हमने इस तरीके से किया कि हम रोजगार जनरेट नहीं कर पाए, रोजगारों में वृद्धि नहीं कर पाए। तो ये समृद्धि तो हुई, लेकिन ऐसी समृद्धि हुई जिसमें रोजगार नहीं थे, जिसमें नौकरियां नहीं थी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो अर्थशास्त्रियों ने इस सिचुएशन को जो नाम दिया था वो रोजगारहीन समृद्धि दिया था। भारत की विकास रणनीति रही है कि जो कृषि पर निर्भर जनसंख्या है उसका जो रेशियो है उसको कम किया जाए, और कृषि के अंतर्गत जो लोग लगे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ फ्लो किया जाए, उनका द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरफ उनको मोड़ा जाए। प्राथमिक क्षेत्रक में जो श्रम बल है 1972-73 में देखा जाएगा तो 74% था, यानी 74% लोग जो है 1972-73 के आसपास प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे। 2011-12 में थोड़ा सा सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, प्राइमरी सेक्टर जो है काम करने वाले लोगों की संख्या में कमी हुई है। तो ये एक सकारात्मक चीज़ होती है जब प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ होती है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक जो है वर्तमान समय में भविष्य के लिए एक आशावादी संकेतक के रूप में देखे जा सकते हैं। जिस तरीके से काम चल रहा है आगे हो सकता है जो है लोगों के लिए अवसरों की वृद्धि हो, लोगों के लिए और ज़्यादा मौके मिले हैं। 1972 से लेकर के 2018 की अवधि में लोगों का स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हट करके अनियत श्रम की ओर जो है उसमें वृद्धि होती है। इसी को जैसे हमने जो दूसरा वाला टॉपिक पढ़ा था ना, अनौपचारीकरण, यही अनौपचारीकरण है कि पहले जो स्वरोजगार की चीज़ें थी, लोग नियमित वेतन पा रहे थे, ठीक है, उनको रेगुलर सैलरी मिल रही थी, रेगुलर काम मिल रहा था, उससे हट करके बहुत पॉपुलेशन जो है, बहुत सारी जनसंख्या जो है 2018 तक की बात यहाँ पे हो रही है। तो वो क्या हुआ उसका कि वो लोग जो है स्वरोजगार और नियमित वेतन वाले रोजगारों से हट करके अनियमित श्रम की ओर बढ़े, अनियत श्रम की ओर बढ़े। ऐसी सिचुएशन हमारी इकोनॉमी में आई और इसी को क्या कहा गया? श्रम बल का अनियतीकरण कहा गया। भारतीय श्रम बल का अनौपचारीकरण, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन लेबर फोर्स। इसमें जो श्रम बल है, श्रम बल को जनरली हम दो भागों में बांटते हैं, एक औपचारिक श्रम बल होता है, एक अनौपचारिक श्रम बल होता है। औपचारिक को आप संगठित श्रम बल भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स भी बोल सकते हैं, और अनौपचारिक को आप असंगठित श्रम बल भी बोल सकते हैं। मैंने हालांकि संगठित, असंगठित या औपचारिक, अनौपचारिक के बारे में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। तो औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी प्रतिष्ठान आते हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जो पब्लिक सेक्टर के जितने भी फैक्ट्री हैं, पब्लिक सेक्टर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारे औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा यानी सरकारी उपक्रमों के अलावा जितने भी ऐसे निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान हैं, प्राइवेट सेक्टर की जो भी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो 10 या अधिक कर्मचारियों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों को रोजगार दे रही हैं, ऐसे निजी क्षेत्र के यानी प्राइवेट सेक्टर के प्रतिष्ठान भी औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
इसमें बढ़िया चीज़ क्या होती है कि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का लाभ मिलता है लोगों को, यानी वेतन और काम तो उनको मिल ही रहा है, उसके साथ साथ में क्या है, अपनी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। स्वास्थ्य सेवाएं, पेंशन, फंड, ग्रेच्युटी वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, और अनौपचारिक क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर कमाई भी ज़्यादा होती है। असंगठित क्षेत्र में जनरली ऐसे लोग आते हैं जिनके पास वर्ष के 12 महीने काम नहीं होता, जैसे विशेष रूप से किसानों की बात की जाए, कृषि कार्यों में लगे हुए श्रमिकों की बात की जाए, स्वनियोजित व्यक्तियों की बात की जाए जिनके पास भाड़े का श्रमिक नहीं है, ऐसे लोग, या दैनिक रूप से काम करने वाले लोग, यानी मान करके चलिए डेली बेसिस पर उनको काम के लिए रखा जाता है, पूरे महीने भर के रोजगार के लिए गारंटी नहीं है, लेकिन आज अगर मान कर चलिए 5 दिन का कोई काम है तो उनको ले गए, 5 दिन काम करवाया, फिर छोड़ दिए, फिर वो उनको अगर काम मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर वो बेरोजगार है, तो वो दैनिक वेतनभोगी मजदूर होते हैं। तो ये भी अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो एक तरफ जहाँ पर औपचारिक क्षेत्र में सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ मिल रहे हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में इस तरह का कोई भी बेनिफिट लोगों को नहीं मिलता है, और औपचारिक क्षेत्र की अपेक्षा यहाँ पर वेतन भी कम होता है, और रेगुलर रूप से जो है रेगुलरली यहाँ पर रोजगार लोगों को नहीं मिलता है। 2011-12 में औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक जो थे वो कितने थे? 6% थे, और अनौपचारिक क्षेत्र के जो श्रमिकों की संख्या थी वो 94% थी। मतलब 6% लोग केवल ऐसे थे जिनको रेगुलर रूप से रोजगार मिल रहा था, रेगुलर रूप से काम मिल रहा था, रेगुलर वेतन मिल रहा था, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ मिल रहे थे। मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी है जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही है। ठीक है, अब 1970 के दशक की बात की जाए तो औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार की वृद्धि नहीं हुई। मतलब 1970 के आसपास का जो टाइम था उसमें गवर्नमेंट जो है इतने ज़्यादा रोजगार जो है वो जनरेट नहीं कर पाई, तो फिर ध्यान दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा किस पर? अनौपचारीकरण पर, कि जो असंगठित क्षेत्रक है, जहाँ पर कि रेगुलर काम नहीं मिलता है, या रेगुलर बेसिस पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रेगुलर बेसिस पर सैलरी नहीं मिल पा रही है, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि भैया अब अनौपचारीकरण पर भी काम किया जाए, थोड़ा सा असंगठित क्षेत्र के जो भी उद्योग हैं, असंगठित क्षेत्र के जो भी प्रतिष्ठान हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाए। तो आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले प्राइवेट सेक्टर में मनमाना काम लिया जाता था, अब प्राइवेट सेक्टर में भी जैसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी लोगों को अब अकाउंट में सैलरी मिल रही है। इसके अलावा उनका भी फंड वगैरह वो है वो काटा जाता है। इसके अलावा उनको भी हेल्थ या मेडिकल से जुड़ी हुई सुविधाएं मिलती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये सुविधाएं धीरे धीरे आ रही हैं। तो ये अनौपचारीकरण के अंतर्गत ही आता है। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं क्या थी? इसमें अनियमित आय होती थी लोगों की। ठीक है, सरकारी संरक्षण और नियमन नहीं, यानी पहले क्या होता था कि जो असंगठित क्षेत्र के जो भी प्रतिष्ठान हैं वो उन पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती थी बिल्कुल भी, और ना ही गवर्नमेंट उनके लिए नियम बनाती थी, ना ही गवर्नमेंट के द्वारा उनका रेगुलेशन किया जाता था, ना ही गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन देती थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शोषण होता था मजदूरों का, बिना क्षतिपूर्ति के काम से निकालना। अगर उनकी ज़रूरत है कि आज 10 श्रमिकों की ज़रूरत है तो 10 पे वो काम करवा रहे हैं, आज उनके पास काम कम हो गया तो 4 को निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, और उसके लिए उनको कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी गई। तो ऐसी चीज़ें भी होती थी। पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता था, यहाँ पर टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन नहीं था। धीरे धीरे यहाँ पर सकारात्मक प्रयास हुए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के प्रयासों के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रयासों के द्वारा, इसके अलावा जो स्थानीय सरकारें हैं उनके द्वारा इस क्षेत्र के मॉडर्नाइजेशन पर, आधुनिकीकरण पर और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर जो है सरकार के द्वारा कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जिससे अब इन सेक्टर्स की जो कंडीशन है वो धीरे धीरे सुधर रही है। इसके बाद में टॉपिक आता है आपका बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान जो है उसके अनुसार बेरोजगारी को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं? यह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं। ये व्यक्ति कैसे हैं? ये व्यक्ति वर्तमान परिस्थितियों, यानी जो सिचुएशन वर्तमान में चल रही हैं और जो मजदूरी की दर वर्तमान में प्रचलित है उस पर काम करने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता है। तो ये पूरी सिचुएशन जो है ये बेरोजगारी कहलाती है। इसके अलावा अर्थशास्त्री कहते हैं वे व्यक्ति जो आधे दिन की अवधि में 1 घंटे का काम भी नहीं पा सकते हैं, 1 घंटे का रोजगार भी नहीं पा सकते हैं, उनको बेरोजगार कहा जा सकता है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के सोर्स, यानी बेरोजगारी के आंकड़ों के जो डाटा आपको देखने को मिलता है ये कहाँ से आता है? सबसे पहला डाटा जनगणना रिपोर्ट से आता है, आपकी जो सेंसस रिपोर्ट होती है। इसके अलावा NSSO की रोजगार और बेरोजगारी की अवस्था से जुड़ी हुई जो रिपोर्ट होती है वहाँ से बेरोजगारी के आंकड़े जो है कलेक्ट करे जाते हैं। इसके अलावा रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत जो आंकड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़ों के सोर्स के रूप में देखे जा सकते हैं, जिनके द्वारा आप तक ये सारी रिपोर्टें
पहुंचती हैं, आप तक सारी चीज़ें पहुंचती हैं। अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी है जनरली प्रच्छन्न और मौसमी टाइप की पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहाँ पर काम 4 लोगों की आवश्यकता है और काम 10 लोग कर रहे हैं। लोग आपको काम करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन दरअसल में वो बेरोजगारी की कंडीशन में होते हैं, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। ये कृषि क्षेत्र में बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। मौसमी बेरोजगारी को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे मान करके चलिए आप हैं, आप एक किसान हैं और आप जो है जैसे आपने अपने खेतों में फसल को बो दिया, अब फसल धीरे धीरे बड़ी होगी, तब तक आप बैठे रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आप पलायन कर जाएंगे गांव से शहर की तरफ और वहां पर काम करने लग जाएंगे। 2-4 महीने वहां पर काम करेंगे, आपकी फसल काटने का टाइम हो जाएगा तो काम छोड़कर आप यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। तो एक टाइम ऐसा होता है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत भी कि 2 से 3 महीने का टाइम एक ऐसा टाइम होता है कृषि क्षेत्र में जहाँ पर लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, रोजगार नहीं होता, क्योंकि कृषि क्षेत्र की बड़ी समस्या ये 12 महीने जो है रोजगार प्रदान नहीं करती है। हालांकि कृषि में अब नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो अभी इससे अनभिज्ञ है, इसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। तो आपने देखा होगा जनरली जो कि हम जिस परिवेश से संबंध रखते हैं उस परिवेश में हम देखते हैं कि 12 महीने तक कृषकों को रोजगार नहीं मिलता है। तो ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी है वो प्रच्छन्न टाइप की भी है, मौसमी टाइप की है। इस पर हम पिछली क्लासेस में और डिटेल में बात कर चुके हैं। सरकार और रोजगार सृजन। रोजगार सृजन हेतु अवसरों की रचना सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये किस तरीके से की जाती है? सरकार प्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसरों का सृजन करती है, अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसरों का सृजन करती है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है? जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग विभाग हैं, उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। जैसे आप देखते हैं, आप किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो जो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होते हैं लोगों के विभिन्न विभागों में, प्रशासकीय पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं, प्रशासकीय विभागों में जो नियुक्तियां होती हैं, उन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अंतर्गत मान सकते हैं। इसमें उद्योगों को भी लिया जा सकता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, वहाँ भी जैसे महारत्न नवरत्न कंपनियां जो है वहाँ से भी जो है आपके रिक्रूटमेंट निकलते रहते हैं, लोगों की नीड वहाँ पे रहती है। तो उद्योगों में भी, होटल्स में भी, परिवहन क्षेत्र में भी, ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में भी, यहाँ से जो डायरेक्टली लोगों को रोजगार मिल रहा है, गवर्नमेंट के प्रयासों से डायरेक्ट लोग जो है रोजगार पा रहे हैं, तो वो प्रत्यक्ष रोजगार के अंतर्गत आता है। अप्रत्यक्ष रोजगार में आते हैं सरकारी उद्यमों में उत्पादन श्रम में वृद्धि अगर होती है, सरकार के जितने भी उद्यम चल रहे हैं, सरकार के जितने भी काम हो रहे हैं, उसमें अगर प्रोडक्शन लेवल ग्रोथ कर रहा है, प्रोडक्शन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल जो है आवश्यक होगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल की आवश्यकता होगी, जो सामग्री उन उद्योगों के संचालन के लिए आवश्यक है। तो जो प्राइवेट सेक्टर के उद्यम है उनको अपना उत्पादन बढ़ाना होगा, क्योंकि वो जो है इन सरकारी उद्यमों को क्या दे रहे हैं, सामग्री प्रदान कर रहे हैं। तो इधर से अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है सरकारी उद्यमों में, तो प्राइवेट सेक्टर्स को भी ये प्रोत्साहन इस बात का मिलेगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री की पूर्ति करनी होगी सरकारी उद्यमों के लिए, तो वो अपना उत्पादन बढ़ाएंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा सरकारी उद्यमों के उत्पादन स्तर में वृद्धि के लिए किया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर निजी उद्यमों में लोगों को रोजगार मिला। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के कंडीशन में यहाँ इसको देखा जा सकता है। और सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों का सृजन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई और इसी के साथ में आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रही होंगी। और आपको एक काम ज़रूर करना है जो आप अक्सर करके नहीं करते हैं। अगर आपको ये कंटेंट सही लगता है, केवल ये कंडीशन मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें यहाँ से सही लगती हैं, आपको लगता है कि चीज़ें जो हमको मिल रही हैं बिल्कुल टू द पॉइंट मिल रही हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो इस वीडियो को जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं वहाँ तक शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि किसी और को भी इसका बेनिफिट मिल सके, लाभ भी मिल सके। ठीक है, और बाकी क्लास के बाद में जो भी आपका रिव्यू, फीडबैक, रिस्पॉन्स रहेगा वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे कहीं ना कहीं मुझे आगे आपके लिए काम करने के लिए मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।